हेलो, मैं हूँ देव शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस प्रेजेंटेशन को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा आज का इंडेक्स है ये। गाइस, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड विच एक्ट विल अप्लाई टू विच काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र। तो बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं और प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में गवर्न होते हैं। यानी कि एक टाइप की प्रॉपर्टी सिर्फ एक एक्ट में गवर्न होगी, दूसरे एक्ट में गवर्न नहीं किया जा सकती उसको। तो गाइस हम पढ़ते हैं इसको तो हमें समझ में आएगा। सेक्शन 2D ऑफ टीपीए कहता है कि नथिंग शैल अप्लाई ऑन एनी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। नथिंग इन चैप्टर 2 शैल अफेक्ट मॉमडन लॉ। तो गाइस बेसिकली ये कहते हैं कि जो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले जो ट्रांसफर होते हैं, है ना, जो कि कोई डिक्री और ऑर्डर से किए जाते हैं। ये जो डिक्री और ऑर्डर होता है ये कोई कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में जो कोर्ट होता है वो पास करता है। कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वो आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे, ठीक है। और तो जो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले जो ट्रांसफ़र होते हैं उन पे टीपीए अप्लाई नहीं होगा, बेसिकली इसका ये मतलब है। और चैप्टर 2 है जो टीपीए का, वो मोमडन लॉ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो मोमडन लॉ चैप्टर 2 ऑफ टीपीए से अफेक्ट नहीं होगा। तो गाइज अब काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र, बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं, एक इंटरवाइवस और एक ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो इंटरवाइवस होता है वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होता है ना। अब जो इंटरवाइवस है, इंटरवाइवस इज कवर्ड अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। अब टीपी में कवर्ड है ये, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखिए। अब इंटरवाइवस हम जानते हैं कि दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांसफ़र होते हैं और वो लिविंग बींग्स है, दोनों पार्टी जिंदा हैं और उनके बीच में ट्रांसफ़र होता है, वो सिर्फ वो टीपीए में कवर होंगे। यानी इसके एग्जांपल है सेल, गिफ्ट, मॉर्टेज, एक्सचेंज और कई ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं ऐसे तो, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले जो ट्रांसफ़र होते हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफ़र टेकन प्लेस बाय कोर्ट ऑर्डर और डिक्री, ठीक है। अब जो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से ही किए जा सकते हैं, जैसे सक्सेशन, इंटेस्टेड, ऑक्शन एंड एटसेट्रा। अब जैसे जैसे किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया है और एंड दैट पर्सन फेल टू रीपे द लोन, तो इसमें जो बैंक होता है वो कोर्ट से ऑर्डर लेके उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर सकता है। ये एक एग्जांपल है ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले ट्रांसफर का। अब गाइस हम पढ़ते हैं इसमें कौन से एक्ट गवर्न करेंगे किस टाइप के ट्रांसफर को। तो अब देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आपका जो ट्रांसफर है वो एक इंटरवाइवोस है, यानी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है, दोनों पार्टी जिंदा है और उनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गवर्न होगा। पर अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर जो ट्रांसफर हो रहा है बीच में वो इंटरवाइवोस है, तो वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में गवर्न होगा, ठीक है। यानी कि वो इंटरवाइवोस ट्रांसफर है तो वो 1882 में गवर्न होगा और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में होगा अगर वो इंटरवाइवोस है। समझ रहे हैं आप? तो अब एनी प्रॉपर्टी नॉन इंटरवाइवोस, ठीक है। अब कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। और अगर ट्रांसफर नॉन इंटरवाइवोस है, यानी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं हो रहा है, वो किसी और ढंग से हो रहा है, यानी कि पार्टी जिंदा हो, यानी कि एक पार्टी जिंदा है एक पार्टी नहीं है, या ऐसे कोई भी ट्रांसफर, तो वो गवर्न किए जा सकते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 या मुस्लिम लॉ। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में गवर्न होंगे और क्रिश्चियंस और पारसी इंडियन सक्सेशन एक्ट में गवर्न होंगे और मुस्लिम लॉ में मुस्लिम्स गवर्न होंगे, ठीक है। अब एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है अगर मूवेबल इमूवेबल, ठीक है, और ट्रांसफर अगर इनवॉलंटरी है या इंटरवाइवोस है या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसे गवर्न करेगा, ठीक है। गाइस इस स्लाइड में हम कवर करेंगे डेफिनेशन डिस्कशन इन वेरियस एक्ट। तो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में अलग अलग दी हुई है या फिर थोड़े चेंजेस हैं एक्ट में, ठीक है। अब सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में थोड़ी अलग है, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में थोड़ी और अच्छी है, वेल डिफाइंड है, फिर जनरल क्लॉज एक्ट में भी है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, है ना। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास कवर नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू टीपीए सेक्शन 3, ठीक है। अब सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट टू वे, लाइट्स, फिशरीज, ferries, or any other benefit to arise out of land, and things attached to earth permanently fastened to anything which is attached to the earth but not standing timber, growing crops और grass, ठीक है। तो बेसिकली
सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, हेरिटेज अलाउंसेस, राइट टू वे, लाइट्स, फिशरीज एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कवर हो जाता है, यानी जो उस लैंड से बेनिफिट्स आ रहे हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में गिने जाएंगे। ठीक है। अब थिंग्स अटैच टू लैंड भी कवर होता है, यानी कि जो चीज़ गड़ी हुई है अर्थ से या अटैच है वो भी कवर होती है। परमानेंटली फासनड, यानी जो चीज़ फंसी हुई है, परमानेंटली फासन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। परमानेंटली फासन यानी कि फंसी हुई चीज़ जो कि अर्थ से अटैच है, जो एक एक फंसी हुई चीज़ जो कि किसी किसी चीज़ जो कि अटैच है अर्थ से उससे फंसी हुई है, यानी कि जो चीज़ अटैच है अर्थ से उससे कोई चीज़ फंसी हुई है, तो फंसी हुई चीज़ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा। बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, यानी यहाँ पे टिम्बर, ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स कवर नहीं हुए हैं। ठीक है। अब सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, benefit arising out of land and things attached to land and permanently fastened to anything attached to land। बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर जनरल क्लॉज एक्ट ये कहता है कि लैंड है इस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अब बेनिफिट्स भी कवर्ड है जो लैंड से अटैच है। ठीक है, यानी बेनिफिट्स भी कवर्ड है जो कि अराइज हो रहे हैं उस लैंड से। ठीक है। थिंग्स अटैच भी कवर है, परमानेंटली फासन यानी कि जो फंसी हुई चीज़ें हैं, यानी कि जो थिंग्स अटैच है उसमें जो कोई चीज़ अगर फंसी हुई है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ गया यहाँ पे। ठीक है गाइस। तो हम बेसिकली ये 3 डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कि दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि लैंड इंक्लूड होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड भी इंक्लूड होता है जिसको हम प्रॉफिट अपरेंडायर बोलते हैं, और भी कई ऐसे एलिमेंट्स इंक्लूड होता है जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर भी इंक्लूड होता है, यानी कि थिंग्स अटैच टू लैंड कहते हैं जिसको हम। ठीक है गाइज। तो बेसिकली यही है डेफिनेशन में, और हम इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे इस स्लाइड में और अगली स्लाइड में भी, तो हम एलिमेंट्स कवर करेंगे। तो गाइस अब देखते हैं। लैंड, लैंड इंक्लूड्स लैंड विच इज़ कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, यानी जो कवर्ड बाय वाटर लैंड है उसको भी कवर किया जाएगा। स्पेस अबव द सरफेस एंड द ग्राउंड बीनीथ द सरफेस, यानी कि जो सरफेस होती है, ज़मीन होती है, उसके ऊपर का उसके ऊपर का जो स्पेस है वो भी कवर होगा, एंड और जो सरफेस के बीनीथ जो ग्राउंड है वो भी कवर होगा। ऑल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट एनेक्सेशन। अगर, इसमें ये कहा गया कि अगर ह्यूमन एजेंसी यानी कि कोई ह्यूमन द्वारा अ, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को ऐसे एनेक्सेशन किया गया है, ऐसे गढ़ाया गया है विद द इंटेंशन कि वो कभी नहीं निकाली जाएगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा, या फिर वो भी लैंड की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब गाइस प्रॉफिट्स अपर एंड डेयर, अब प्रॉफिट अपर एंड डेयर का सिंपल मीनिंग तो है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ठीक है। एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर की गई है। हमने पिछले साइड में देखा था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में है। देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट एक्सप्रेसली इंक्लूड्स प्रॉफिट अपर एंड डेयर, तो हमने पिछली साइड में देखा था कि जो प्रॉफिट अपर एंड डेयर है यानी कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में कवर्ड है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है, फिशरीज, राइट टू वे, लाइट, ये सब बेनिफिट्स होते हैं किसी भी लैंड में जो मिलते हैं, या किसी लैंड में अगर मिले हैं तो ये बेनिफिट्स हैं किसी लैंड से निकले हैं, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में होते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने दो केस हैं, दो केस मैंने लिखे हैं, तो दो केस को हम पढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आनंद बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है। इसमें कहा था कि राइट टू कैच अवे फिश फ्रॉम चिल्का लेक ओवर अ number of years was held to be an equivalent of profit apprender. In the above case, it was decided that fishes in Chelka Lake are benefit arising out of land was held to be immovable property। तो बेसिकली इस केस में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या कवर किया गया था, ये कोर्ट ने उस पर रेशियो दिया हुआ है। बोला गया था कि जो लेक होती है वो लेक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। लेक बेची गई थी इस केस में, तो अब लेक बेची गई तो उसमें अब जो फिशेस थी ना, वो फिशेस क्या आ सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में या नहीं, तो ये इस केस में डिसाइड किया गया था। तो इसमें ये बताया गया था कि फिशेस भी प्रॉफिट अपेंडर होती है, यानी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड होती है, इसलिए वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, यानी वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी। तो ये था केस। अब शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया था कि राइट टू एंटर लैंड, कट एंड कैरी अवे वुड और राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम ट्रीज इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें ये कहा गया था कि किसी किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुसना है ना, और उसकी प्रॉपर्टी से वुड या राइट टू कलेक्ट लैक, यानी कि कोई वुड वुड काट के ले जाना या फिर लैक ले जाना। लैक मतलब कि
ग्लू होता है जो पेड़ से निकलता है। वुड और जो लैक है, ठीक है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है गाइस, ये शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया था। गाइस, इस स्लाइड में हम हमारा थर्ड एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, जो कि है थिंग्स अटैच टू अर्थ। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर भी कहते हैं। इसके अंदर तीन सब एलिमेंट है, जो कि है थिंग्स रूटेड इन अर्थ, थिंग एम्बेडेड इन अर्थ, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ। अब व्हाट इज थिंग्स रूटेड इन अर्थ? Things rooted in earth includes trees, shrubs, except standing timber, growing crops and grass. यानी trees और shrubs भी इम्यूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा, पर टिम्बर टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आएगा। ठीक है। इफ प्रॉपर्टी इंटेंडेड दैट द थिंग रूटेड शैल नेवर बी डिटैच्ड फ्रॉम अर्थ देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें कहा गया कि अगर जो पार्टीज है उनका इंटेंशन ये है कि थिंग्स रूटेड शैल नेवर बी डिटैच, यानी कि जो थिंग रूटेड है वो कभी डिटैच नहीं किया जाएगी, है ना, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा, है ना। यानी इसमें टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स का भी इंक्लूजन हो सकता है अगर जो टिम्बर ट्री है या ग्रोइंग क्रॉप या ग्रास वो इस ढंग से लगाएगी कि उसको हम कभी नहीं उखाड़ेंगे, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, सेकंड सब एलिमेंट है ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर, वो है थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ। ठीक है। थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ वो होता है जो कि कोई ह्यूमन एजेंसी से लगाया जाता है, जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, वॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। अब वेदर द थिंग इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ लैंड और नॉट, सच इंटेंशन इन्फर्ड दैट द एम्बेडेड फॉर पर्पस ऑफ एनेक्सेशन इन फ्यूचर। ठीक है। इसमें ये कहा गया कि वही कहा गया कि जो इंटेंशन होगा पार्टी का, वो इस तरह का इंटेंशन है कि वो बाद में कभी उस प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी एम्बेडेड है उसको पर्पस ऑफ एनेक्सेशन के लिए नहीं लगाया गया हो, है ना, यानी कि उसे कभी उखाड़ा ना जाए, इस इंटेंशन से लगाया गया हो, तो वो भी थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर रहेगी। ठीक है। अब हमारा लास्ट सब एलिमेंट है थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ। ठीक है। इसमें कवर होता है डोर, विंडो, फैन, ओनली इफ फॉर परमानेंट एंजॉयमेंट। ठीक है। तो यानी अब थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, यानी कि ये जो एम्बेडेड है इनमें कोई अगर थिंग अटैच है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल है डोर, विंडो, फैन और भी कई। पर ये सब जो थिंग्स सो अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड में कवर होंगे, जब कवर होंगे कब, जब तक वो परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए है। अगर टेम्पररी एंजॉयमेंट के लिए अगर ऐसी चीज़ें लगाई जा रही हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। इफ नॉट इंटेंडेड फॉर परमानेंट एंजॉयमेंट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें यही कहा गया है कि जो परमानेंट एंजॉयमेंट की लगाई गई है, जो चीज़ें अटैच की गई हैं वही सब कवर होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, और जो टेम्पररी एंजॉयमेंट के लिए है वो कवर नहीं होगी। गाइस, इस स्लाइड में कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स। ठीक है गाइस। टीपीए डज नॉट डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो टीपीए डिफाइन नहीं करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को, है ना। और जनरल लॉज एक्ट सेज मूवेबल प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इमूवेबल को छोड़ के जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब मूवेबल में आ जाती है। ठीक है गाइस। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट्स हैं, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक है। अब स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रीन ट्रीज रूटेड इन अर्थ विच इज टू बी यूज्ड इन टिम्बर पर्पस। टिम्बर पर्पस मतलब कि फर्नीचर बनाने के लिए जो ट्रीज होती है ना, फर्नीचर बनाने के लिए जो वुड होती है जो किसी ट्री से ली जाती है, तो उस वो ट्री टिम्बर ट्री होती है। ठीक है। और वो टिम्बर पर्पस के लिए उस ट्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो वो स्टैंडिंग टिम्बर में आ जाएगा और वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है। अब स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस तीताघर में ये कहा जाता है कि फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आर नॉट स्टैंडिंग टिम्बर। ठीक है। जिन ट्रीज में फल उगते हैं वो टिम्बर ट्री नहीं होता है, सिर्फ वही ट्री टिम्बर ट्री हो सकती है जो कि फर्नीचर बनाने के लिए जिस ट्री का उपयोग किया जाता हो। ठीक है। अब ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स आर रूटेड इन अर्थ येट कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है, वो रूटेड इन अर्थ होती है ना, और तब भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है, बिकॉज बाउंड टू बी कट इन नियर फ्यूचर व्हेन इट इज राइप। ठीक है। अब क्योंकि वो नियर फ्यूचर में काटी जाती है, इसीलिए हमने पिछली स्लाइड में कवर किया था कि थिंग्स रूटेड इन अर्थ होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, आती है। पर ये वाली क्यों नहीं आती, ग्रोइंग क्रॉप्स क्यों नहीं आती है डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, क्योंकि बिकॉज इट इज बाउंड टू बी कट इन नियर फ्यूचर। ठीक है। अब ग्रोइंग ग्रास आर मूवेबल प्रॉपर्टी, हैड नो अदर यूटिलिटी देन यूज एज फूडर फॉर कैटल। ठीक है। अब फूडर फॉर कैटल यानी कि पशुपालन के लिए घास फूस का इस्तेमाल होता है। ठीक है।
हाउएवर राइट टू कट ग्रास इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है, वो प्रॉफिट अप्रेंडर में आ सकती है पर वो नहीं आती है, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन। थैंक यू गाइस।